स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम भोजन तथा उसके अवयवों का अध्ययन करेंगे। भोजन हमारे सभी सजीवों के लिए हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि इसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। भोज्य पदार्थों के लिए हम या तो पादपों या जंतुओं पर निर्भर करते हैं और भोजन करने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब पादपों और जंतुओं पे हम कैसे निर्भर करते हैं? जैसे फल, सब्जियाँ आदि सब हमें पादपों से प्राप्त होती है। दूध, दही, छाछ, घी आदि प्रकार के पदार्थ हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो भोजन हर सजीव के लिए ऊर्जा का कार्य करता है, अर्थात भोजन करने से ही उसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे ऊर्जा मिलती है, उसके शरीर में वृद्धि और विकास होता है। यह शरीर को रोगों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी सिस्टम जो है, इम्यूनिटी पावर है, उसे ये बढ़ाता है। पौष्टिक भोजन स्वस्थ शरीर के साथ साथ तीक्ष्ण बुद्धि का भी विकास करता है, अर्थात यह हमारी बौद्धिक क्षमता में भी सहायक होता है, वृद्धि में सहायक होता है। यह हमारे शरीर का विकास करता है और हमारे शरीर के निर्माण में सहायक होता है। जो जिस प्रकार का भोजन करता है उसका शरीर उसी प्रकार का बन जाता है। जैसे एक पहलवान अत्यधिक पौष्टिक और वसायुक्त भोजन करता है तो उसका शरीर उसी प्रकार सुदृढ़ मजबूत बन जाता है। और सामान्य जन जो सामान्य भोजन करते हैं उससे उनका शरीर सामान्य रहता है, उन्हें कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती रहती है। अब हम भोजन के अवयवों का अध्ययन करते हैं। भोजन के अवयव। भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास, निर्माण एवं सुरक्षा के लिए लाभदायक होते हैं, भोजन के अवयव कहलाते हैं। अर्थात भोजन के वे घटक, वे प्रकार जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास, निर्माण एवं सुरक्षा के लिए लाभदायक होते हैं, वे भोजन के अवयव कहलाते हैं। अब भोजन के अवयव कौन कौन से होते हैं ये हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे, ये 7 भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं। अब ये सभी अवयव कार्यों के आधार पे अलग अलग विभाजित किए गए हैं, जिन्हें हम इस सारणी के माध्यम से समझते हैं। देखिए, कार्यों के आधार पे भोजन के अवयव। वे अवयव जो शरीर की वृद्धि और विकास हेतु ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं, वे कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। दूसरे होते हैं शरीर का निर्माण करने वाले, अर्थात हमारे शरीर का जो निर्माण करते हैं आंतरिक और बाह्य रूप से, वे कौन कौन से? प्रोटीन, खनिज लवण और जल। और तीसरे हैं जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी उस प्रकार का भोजन जिसे ग्रहण करके हमारे शरीर को सुरक्षा मिले, तो वह कौन कौन से होते हैं? विटामिन युक्त, खनिज लवण और प्रोटीन तथा जल। अतः कार्यों के आधार पर भोजन को 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है, अर्थात विभाजित किया गया है। पहला, शरीर की वृद्धि विकास हेतु ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव, शरीर का निर्माण करने वाले भोजन के अवयव और सुरक्षा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव। अब हम कार्बोहाइड्रेट का अध्ययन करते हैं। जब हम खेलते हैं, ऊंचाई पर चढ़ते हैं, दौड़ते हैं, शारीरिक श्रम के अन्य कार्य करते हैं, जब हम थक जाते हैं, आपने सोचा है ऐसा किस कारण होता है? हमारे शरीर में ऊर्जा अधिक मात्रा में खर्च हो जाती है। इस ऊर्जा को तुरंत पुनः प्राप्त करने हेतु हमें ग्लूकोज का जलीय घोल पीते हैं। ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। आपने प्राय खिलाड़ियों को ग्लूकोज का घोल प्रयोग करते हुए देखा होगा, जिससे वे अधिक देर तक बिना थके खेल सकते हैं और शारीरिक श्रम कर सकते हैं। सजीवों को ऊर्जा एवं बल देने के मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट्स है। ये कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ये हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं, ग्लाइकोजन, जिससे ये हमें ऊर्जा ज़रूरत पड़ने पर ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाते हैं तथा श्वसन प्रक्रिया में अपघटित होकर ये शरीर को आवश्यकता अनुसार ऊर्जा प्रदान करते हैं। अर्थात जब हम भोजन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के जो अवयव है वे हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाते हैं और उसके बाद जब हमें आवश्यकता होती है ऊर्जा की
तो ये श्वसन की प्रक्रिया द्वारा अपघटित होता है ग्लाइकोजन और हमें ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के मुख्य स्रोत। तो कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्टार्च युक्त और दूसरे शर्करा युक्त। रोटी, चावल, आलू, अनाज, अरवी और केला, ये स्टार्च युक्त भोजन है। और दूसरे शर्करा युक्त कौन कौन से हैं? गुड़, चीनी, खजूर, मुनक्का। तो आइए अब हम जानते हैं ऊर्जा। तो देखिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। अब ये कैलोरी क्या है? तो ये कैलोरी ऊर्जा का एक मात्रक होती है, यानी जब हमारे शरीर में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जाता है तो हमें उसके बदले में 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी कारण खिलाड़ी व अन्य लोग जिन्हें अधिक श्रम और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वे कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं, जिससे उन्हें अधिक देर तक ऊर्जा प्राप्त हो। यह कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर के लिए किस प्रकार लाभदायक है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो अब हम कार्बोहाइड्रेट्स के कार्यों का अध्ययन करते हैं। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर के तापमान पर नियंत्रण रखते हैं तथा ये शरीर में स्थित प्रत्येक अंग, ऊतक एवं कोशिका को कार्यश्रम बनाए रखते हैं। कार्यश्रम का मतलब होता है कि कार्य करने के लिए उपयुक्त बनाए रखते हैं। ये 2 पॉइंट हम पहले ही समझ चुके हैं कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा शरीर में स्थित प्रत्येक अंग, ऊतक, कोशिका को कार्यश्रम बनाए रखते हैं। तीसरा है तापमान पर नियंत्रण रखते हैं। यह जो हमारे शरीर का जो तापमान होता है उसे भी नियंत्रित करते हैं। अब एक विशेष बिंदु, यदि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट सम्मिलित नहीं हो तो हमारे शरीर की कार्य क्षमता कम हो जाएगी। अर्थात कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब हम एक गतिविधि कर रहे हैं जिसके द्वारा हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझेंगे, इसके कार्य के बारे में समझेंगे। 2 परख नलियाँ लेते हैं जिन पर 1 व 2 अंकित करते हैं। एक उबला हुआ आलू लेते हैं, उसकी पेस्ट बनाकर परख नली 1 में डालते हैं। परख नली में पानी मिलाकर मिश्रण को हिलाते हैं। परख नली 2 में केवल सादा पानी डालते हैं। दोनों परख नलियों में सावधानीपूर्वक 2-2 बूंद आयोडीन विलयन की डालकर हिलाते हैं एवं निरीक्षण करते हैं। बताइए क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है? परख नली 1 में आलू मिश्रित विलयन का रंग नीला हो गया, जबकि परख नली 2 में, जिसमें केवल सादा पानी था, के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा इसलिए होता है कि आलू के स्थित स्टार्च आयोडीन के साथ मिलकर नीला हो जाता है। अतः इस परीक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि स्टार्च आयोडीन के विलयन के साथ क्रिया करके नीला रंग देते हैं। ये स्टार्च परीक्षण विधि कहलाती है। भोजन के दूसरे अवयव प्रोटीन का अध्ययन करते हैं। प्रोटीन जो है हमारे शरीर को सुरक्षा भी प्रदान करता है, ये इसका निर्माण भी करता है, हमें ऊर्जा भी प्रदान करता है और साथ ही साथ हमारे शरीर की वृद्धि में भी सहायक होता है। प्रोटीन हमारी कोशिकाओं में संपन्न होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं व कोशिकाओं के विकास एवं मरम्मत हेतु आवश्यक है। प्रोटीन से शरीर को नाइट्रोजन प्राप्त होती है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों से बने अमीनो अम्ल के अणुओं से बनते हैं। हमारे भोजन में प्रोटीन के स्रोत निम्नलिखित है। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत: दालें, दूध, मछली, अंडा, अंकुरित अनाज, सोयाबीन, फलीदार सब्जियां, मटर आदि प्रोटीन के प्रमुख स्रोत है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। अब हम अध्ययन करते हैं प्रोटीन के कार्यों के बारे में कि ये किस प्रकार हमारे शरीर के लिए उपयोगी एवं सहायक है। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं निर्माण के लिए आवश्यक है। ये कोशिकाओं के विभाजन एवं इनकी टूट-फूट की मरम्मत में सहायक होते हैं। प्रोटीन विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाओं में एंजाइमों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वसा एवं कार्बोहाइड्रेट के अभाव में प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं। देखिए, प्रोटीन ही एक ऐसा, प्रोटीन तथा जल ऐसे 2 अवयव थे जो हमारे भोजन के जो 3 प्रकार के अवयव, कार्य के आधार पे जो हमने 3 प्रकार के अवयव पढ़े थे, उनमें सभी में उपस्थित थे। अर्थात ये हमारे शरीर को वृद्धि भी प्रदान करते हैं, ऊर्जा भी प्रदान करते हैं, उसके निर्माण में भी सहायक है तथा इसके विकास में भी सहायक है।
और देखिए ये हमारे जो शरीर की कोशिकाओं में विभाजन एवं टूट फूट होती है उसकी मरम्मत में भी ये सहायक होते हैं, इसलिए ये हमारे शरीर की रक्षा भी करते हैं। अब विशेष बिंदु, हमारे भोजन में प्रोटीन की उचित मात्रा युक्त अवयव उपस्थित हो तो शरीर की वृद्धि एवं विकास समुचित रूप से होता है। बाल्य अवस्था एवं किशोर अवस्था में प्रोटीन का सेवन अधिक मात्रा में किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाल्य अवस्था एवं किशोर अवस्था में हमारे शरीर का सर्वांगीण विकास होता है, इसलिए उस अवस्था में हमारे लिए आवश्यक है कि हम प्रोटीन का अधिक सेवन करें, अधिक मात्रा में सेवन करें। अब हम एक गतिविधि पढ़ते हैं। आइए भोज्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एक प्रयोग करते हैं। एक स्वच्छ परख नली टेस्ट ट्यूब में बेसन का गाढ़ा जलीय घोल बनाते हैं। इसमें 2-3 बूंदें नीला तोता CuSO4, इसे बोलते हैं कॉपर सल्फेट, और इस सूत्र को कैसे बोलेंगे हम? CuSO4 एवं 10-12 बूंदें कास्टिक सोडे की डालकर हिलाते हैं। कुछ देर रखने के पश्चात निरीक्षण करते हैं। हम देखते हैं कि मिश्रण का रंग बैंगनी हो गया है। प्रोटीन नीलो तोते एवं कास्टिक सोडे से क्रिया कर बैंगनी रंग के घोल में परिवर्तित हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि बेसन में प्रोटीन उपस्थित है। यह एक प्रकार का टेस्ट है जिसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भोजन में प्रोटीन उपस्थित है या नहीं। इसके लिए हमें नीले तोते एवं कास्टिक सोडे यानी CuSO4 और कास्टिक सोडे से उस पदार्थ की क्रिया करानी होती है। तो यदि उसमें प्रोटीन उपस्थित होगा तो उस विलयन का जो रंग है वो कैसा हो जाएगा? बैंगनी। अब हम भोजन के तीसरे अवयव वसा का अध्ययन करते हैं। वसा कोशिकाओं में पाए जाने वाले वे कार्बनिक यौगिक है जो जल में अविलेय हैं, अर्थात ये जल में विलेय नहीं होते हैं। ये ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। वसा का निर्माण कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तत्वों से होता है। ग्लिसरॉल और एस्टर के बारे में आप आगे की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। एस्टर का फॉर्मूला ROR होता है, यहाँ R एल्किल समूह होता है। यह आपको आगे कक्षाओं में पढ़ने को मिलेगा। वसा के रूप में हमारे शरीर में ऊर्जा संचित रहती है। शरीर को वसा से ही सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे शरीर में ठोस रूप में विद्यमान वसा को चर्बी एवं द्रव रूप में विद्यमान वसा को तेलीय वसा कहते हैं। अर्थात जो हमारे शरीर में जो चर्बी है वह वसा है। वसा ठोस रूप में चर्बी के रूप में हमारे शरीर में एकत्रित हो जाती है, और तेलीय रूप में जो द्रव के रूप में जो उपस्थित होती है उसे तेलीय वसा कहते हैं। अर्थात यदि कोई मोटा व्यक्ति है तो उसके अंदर जो है ठोस रूप में और द्रव्य रूप में वसा की मात्रा अधिक होती है, इस कारण उसकी चर्बी अधिक होती है। ये चिकनी होती है तथा ये शरीर के ऊर्जा केंद्र कहलाते हैं। अब हम जानते हैं कि वसा हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। वसा के प्रकार एवं स्रोत। वनस्पतियों से प्राप्त वसा। तो वनस्पतियाँ कौन कौन सी है? सरसों, मूंगफली, तिल, नारियल, काजू, अखरोट। जंतुओं से प्राप्त वसा कौन कौन सी है? दूध, अंडा, मांस तथा मक्खन। इस प्रकार हम देखते हैं कि वसा जंतु तथा वनस्पति दोनों के भोज्य पदार्थों से प्राप्त होती है। जानते हैं कि वसा हमारे भोजन में किस प्रकार आवश्यक व उपयोगी है। तो वसा के कार्य। वसा हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। शरीर के त्वचा के नीचे संग्रहित होकर शरीर को सुडौल बनाती है। अत्यधिक वसायुक्त भोजन के सेवन से हमारा शरीर बेडौल हो जाता है। आपने देखा होगा प्राय कुछ लोग अत्यधिक खाने की वजह से मोटे हो जाते हैं और उनका शरीर बेडौल सा दिखने लगता है। यह इसी कारण होता है क्योंकि उनके शरीर में वसा की मात्रा अत्यधिक रूप में जो है एकत्रित हो जाती है। वसा शरीर के आंतरिक अंगों को बाह्य आघातों से रक्षा करती है तथा हमारी मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करती है। जैसे जब हमारे शरीर में चर्बी अधिक होती है तो बाह्य रूप से होने वाले आक्रमण से यह हमारे आंतरिक अंगों जैसे मांसपेशियों, हड्डियों आदि की सुरक्षा करती है। यह एक तरह से हमारे आंतरिक अंगों के लिए कवच का कार्य करती है। विशेष बिंदु, ऊँट के कुबड़ में अधिक मात्रा में वसा संचित रहती है। इस कारण ऊँट बहुत दिनों तक बिना खाए रह सकता है।
वर्तमान में बालक एवं किशोर जंक फूड का प्रयोग करते हैं। इससे मोटापा बढ़ता है क्योंकि जंक फूड में वसा की मात्रा अधिक होती है। जंक फूड में पिज़्ज़ा, बर्गर, पताशी आदि प्रकार के भोजन सम्मिलित है। अब हम गतिविधि से पढ़ते हैं वसा का। हम किस प्रकार पता कर सकते हैं कि इस भोजन में वसा है या नहीं। 2 सफ़ेद खाली कागज़ लेते हैं, एक पर थोड़ी सी मात्रा में घी डालते हैं, दूसरे कागज़ पर 2-3 बूंदें पानी की डालते हैं। कुछ समय तक इन दोनों कागज़ों को खुला छोड़ देते हैं। कुछ समय पश्चात अवलोकन करने पर हम देखते हैं कि घी वाले कागज़ पर घी फैल गया एवं वह चिकना हो गया है तथा उसे प्रकाश स्रोत की ओर रखने पर वह पारभासी हो गया है, अर्थात उसके आर पार हमें दिखने लगता है। यदि हम उसे किसी प्रकाश के स्रोत, सूर्य या लाइट के पास रखते हैं तो हमें उस कागज़ के आर पार दिखाई देने लगता है, जबकि जल की बूंदों वाले कागज़ पर ऐसा प्रतीत नहीं होता है। उक्त प्रयोग वसा के परीक्षण की सामान्य विधि है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वसा चिकनी एवं तेलीय होती है। अब हम अगले वीडियो में जो भोजन के अगले अवयव है, विटामिन्स, खनिज लवण, जल, इन सभी का अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।